नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा 15वां पार्ट हमारा पर्यावरण चल रहा था। इसके कुछ 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे। आज की इस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल क्या है? 4 आहार श्रृंखलाओं को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। एक पारतंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। मैंने आपको खाद्य श्रृंखलाएं बताया था। खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं करके, जीवों को वह आहार श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन चलाता है, तो वो आहार श्रृंखला कहलाती है। अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीव का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव से होता है। अतः अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे ये एक खाद्य जाल है, घास, कीट, मेढक, सांप, बाज, ये एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, अब घास को ही खरगोश भी खा सकते हैं, खरगोश को भेड़िया और भेड़िया को शेर। तो इस तरह से ये जो है सीरीज में जो चल रही है, ये तो हुई खाद्य श्रृंखला। अब जो है इसमें घास को एक कीट भी खा सकता है, घास को खरगोश भी खा सकता है। ठीक है, और घास या वृक्ष को जो है वो पक्षी भी खाते हैं, और पक्षियों को जो है परजीवी कीट खाते हैं जो अपघटित हो जाते हैं जब। पाद प्लवक यानी कि जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको जंतु प्लवक खाते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं। फिर उसको छोटी मछली खाती है, और छोटी मछली फिर को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को बगुला। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपस में जो खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, सुपोषण से आप क्या समझते हैं? जल में मलमूत्र के अत्यधिक बहाव से जल प्लवकों की वृद्धि होती है। इनकी अत्यधिक संख्या से जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल प्लवक यानी कि जो जल में उगने वाले जो जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, वो जो है ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। तो इनकी इसकी जल में जो जीव होते हैं अधिक संख्या में अगर ये बढ़ते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, जो जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसका यूज़ जो है ये जंतु प्लवक जो है कर लेते हैं। जल में रहने वाले जीव, जल प्लवकों के मृत होने पर उनके सड़ने के कारण भी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। तो जल प्लवक जल में रहने वाले जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उनके मृत होने पर के कारण भी जो है जो जल में घुली ऑक्सीजन होगी उसमें उसकी मात्रा में कमी जाती है। अतः पोषकों का अत्यधिक संवरण तथा शैवालों की वृद्धि या फलने फूलने के फलस्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने की प्रक्रिया को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पोषकों द्वारा जो ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं उन्हें पोषक कहा जाता है। तो शैवाल जो हैं जल में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा में जो कमी आती है उसकी प्रक्रिया को जो है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से आप क्या समझते हैं? तो 3R टेक्निक जिसे कहा जाता है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। रिड्यूस यानी कम उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण, और रीयूज़ यानी पुनः उपयोग। तो कम उपयोग तकनीक का प्रयोग करके हम जल व विद्युत व ईंधन बचा सकते हैं। पुनः चक्रण द्वारा हम पुराने प्लास्टिक व रद्दी अखबार से पुनः नया कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। पुनः उपयोग यानी रीयूज़ के द्वारा पुरानी बेकार वस्तुओं से आकर्षक और उपयोगी सामान बना सकते हैं। तो ये 3 टेक्निक है हमारी, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने करना है अपनी कॉपी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? जिसे एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ये गैसीय ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं। इसे ही जो है अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण जो प्रदूषक गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायु के साथ मिली रहती हैं वायुमंडल में। और जब ये गैसें वायुमंडल में मिली रहती हैं, तो जब बारिश पड़ती है तो वर्षा के साथ मिल करके ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये बनाती हैं। ये दोनों ही क्या हैं, बहुत घातक अम्ल हैं, बहुत प्रबल अम्ल हैं। तो ये जब वर्षा के जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर नीचे गिरते हैं, तो इसे अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके कारण अनेक ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों, मूर्तियों
का संचारण हो जाता है, संचारित हो जाती हैं ये सब चीज़ें, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से मृदा अम्लीय होने से उसकी उर्वरता भी जो है कम हो जाती है। और इस कारण वन तथा कृषि उत्पादकता पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पारतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। पारतंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या करके, तो किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से पारतंत्र कहते हैं। तो किसी एक स्थान विशेष में पाए जाने वाले जो जैविक अजैविक होंगे, यानी कि जो सजीव निर्जीव सभी घटक होंगे, उनके पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से जो है पारतंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम के दो प्रमुख घटक होते हैं, सजीव या जैविक घटक, निर्जीव या अजैविक घटक। अब सजीव या जैविक घटक क्या होते हैं, तो सजीव में जो है समस्त जंतु एवं पौधे जीवमंडल में जैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। अब जैविक घटक जो है के तीन भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता या अपघटक जिसको हम कहते हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2, जल, प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये तो उत्पादक कहलाए। ठीक है, जो जैविक घटक में पहला प्रकार हुआ। दूसरे होते हैं उपभोक्ता, ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या मांसाहारी और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या सर्वाहारी। तो प्रथम श्रेणी में जैसे शाकाहारी जाते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, हिरन, भैंस। द्वितीय श्रेणी में जो है मांसाहारी जीव आते हैं, सर्प, मेढक, लोमड़ी, भेड़िया। और तृतीय श्रेणी में जो है सर्वाहारी जीव आते हैं, जैसे बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता। फिर जो जैविक घटक का तीसरा भाग हुआ अपघटनकर्ता या अपघटक। ये उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। ये जीवाणु और कवक जो हैं अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं। फिर जो पारतंत्र का दूसरा घटक है, जो निर्जीव या अजैविक घटक कहा जाता है। तो अजैविक घटकों को निम्न घटकों में विभाजित किया गया है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक घटक। अब अकार्बनिक जो घटक हैं वो हैं आपके पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, सल्फर आदि के लवण, जल तथा वायु की गैसें, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि जो हैं आती हैं इसके अंदर। अकार्बनिक जो घटक हैं उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। कार्बनिक के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जो कार्बनिक घटक होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भौतिक घटक है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके वायु, जल, प्रकाश, ताप, विद्युत आदि। ठीक है, तो ये अजैविक घटक आते हैं। तो इस तरह से ये जो है चैप्टर में कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, अभी और क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आपको मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।